Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third and last lecture on the multi-compartment model IV bolus administration. We have completed one compartment model, two compartment model, and now three compartment open model. The three compartment model extends the two compartment approach by adding a deep tissue compartment. अब थ्री कंपार्टमेंट मॉडल में एक और कंपार्टमेंट आ गया है टू कंपार्टमेंट की एक्सटेंशन के साथ, जो कि डीप टिश्यू कंपार्टमेंट है. This sophisticated pharmacokinetic model describes how drugs distribute through the body at varying rates across three distinct compartments. तो ये जो इसकी फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हमें बताएगा कि किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सेंट्रल कंपार्टमेंट से टू कंपार्टमेंट में और फिर थ्री कंपार्टमेंट में. ए हाईली परफ्यूज सेंट्रल कंपार्टमेंट, वो एरिया जो कि हाईली ब्लड से परफ्यूज है सेंट्रल कंपार्टमेंट. फिर उसके बाद ए सेकेंडरी टिश्यू कंपार्टमेंट जिसमें सेंट्रल कंपार्टमेंट के मुकाबले में ब्लड परफ्यूजन लेस है. एंड ए डीप टिश्यू कंपार्टमेंट कंटेनिंग पुअरली परफ्यूज टिश्यूज लाइक बोन्स एंड फैट्स. जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बोन्स एंड फैट्स जो हैं वो ऐसी जगह है जहाँ पर ब्लड सप्लाई सबसे कम होती है. दिस मॉडल इज एसेंशियल फॉर ड्रग दैट एग्जिबिट कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न where the deep tissue compartment may also represent tightly bound drug molecules in the tissues. तो ये मॉडल हमें एग्जिबिट कर रहा है कॉम्प्लेक्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को, जहाँ पे डीप टिश्यू में भी ड्रग जो है वो टाइटली बाउंड हो रही है. अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल फॉर ऑप्टिमाइजिंग डोजिंग रेजिमेन एंड प्रिडिक्टिंग ड्रग बिहेवियर इन द बॉडी. इसकी इस सिस्टम की भी यानी इस थ्री कंपार्टमेंट मॉडल की अंडरस्टैंडिंग भी एक फार्मासिस्ट के लिए ज़रूरी है और क्रिटिकल है, ताकि डोज की ऑप्टिमाइजेशन की जाए और ड्रग के बिहेवियर को डिटरमिन किया जाए, प्रिडिक्ट किया जाए बॉडी में. दिस डायग्राम इज शोइंग थ्री कंपार्टमेंट ओपन मॉडल. ये है सेंट्रल कंपार्टमेंट और यहाँ से ड्रग ये टिश्यू कंपार्टमेंट में जा रही है, यानी K12 के प्रोसेस के रेट से, रेट ट्रांसफ़र से, और फिर ये वापस आ रही है K21. इसी तरह से सेंट्रल कंपार्टमेंट से डीप टिश्यू कंपार्टमेंट यानी थर्ड कंपार्टमेंट में जा रही है विद द रेट K13 और वापस आ रही है फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट में K31 और सेंट्रल कंपार्टमेंट से ये एलिमिनेट हो रही है. तो वो ड्रग जो कि टिश्यू कंपार्टमेंट में जा रही है वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है Vt, वहाँ पे कंसंट्रेशन है Ct और वहाँ पे ड्रग का अमाउंट है Dt. इसी तरह से सेंट्रल कंपार्टमेंट में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन Vp, सेंट्रल कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन Cp और ड्रग का अमाउंट Dp. इसी तरीके से डीप टिश्यू में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन डीप टिश्यू, कंसंट्रेशन इन डीप टिश्यू और ड्रग अमाउंट इन डीप टिश्यू, इससे यहाँ पर ये रिप्रेजेंट की जा रही है. नाउ वी नीड टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड के इसका ग्राफ कैसे बनेगा. इसका ट्राईफेजिक ग्राफ बनेगा कि एक ये कर्व, फिर एक ये कर्व और एक फिर ये तीसरी कर्व, यानी तीन कर्व बन रहा है. एक ये, फिर एक ये थोड़ा सा बैंड हुआ और फिर एक ये तीन कर्व. ठीक है, तो इस पर हम दो दफ़ा रेजिडुअल मेथड अप्लाई करेंगे. पहले तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ से ये मालूम करेंगे. ये जो कर्व है दिस इज़ कॉल्ड गैमा कांस्टेंट और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, और इसको गैमा से रिप्रेजेंट करेंगे. और ये जो हमारा इंटरसेप्ट होगा दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल सी, जो ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है, ये सी हो गया और ये गैमा हो गया. उसके बाद फिर यहाँ पे रेजिडुअल अप्लाई करेंगे तो फिर एक हमारे पास टू का बाईफेजिक लाइन अपीयर होगी, यानी यूँ जाती हुई यूँ लाइन आएगी. उस पे भी हम जब हम वही जैसे टू कंपार्टमेंट में हमने किया था तो एक्स्ट्रापोलेट किया तो उससे बीटा आया ये 0.2 उसका स्लोप और वाई इंटरसेप्ट आया बी. फिर उसके बाद हमने जब सेकेंड टाइम रेजिडुअल अप्लाई किया तो फिर हमें ये एक सीधी लाइन मिली. ठीक है, ये सीधी लाइन हमारे पास क्या है कि ये जो सीधी लाइन है ये इसका स्लोप जो होगा वो होगा अल्फ़ा. ठीक है, अच्छा ये जो यानी ये कि जब हमने ये कर्व प्लॉट किया था तो उससे ये बीटा और ये बी आ गया था, और फिर उसके बाद जो तीसरी लाइन थी उस पर ये अल्फ़ा और ये ए मिल रहा है, यानी ए ये हो गया 70 और अल्फ़ा जो होगा 1.5 है. ठीक है, तो ये यानी ये इक्वेशन बनी Cp इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस अल्फ़ा टी, यानी ए 70 अल्फ़ा 1.5 प्लस बी एक्सपोनेंट माइनस बीटा टी बी 20 और बीटा 0.2 प्लस सी एक्सपोनेंट माइनस गैमा टी सी 24 और एक्सपोनेंट जो गैमा है 0.03 टी. तो ये इक्वेशन जो होगी ये हमारे पास थ्री कंपार्टमेंट मॉडल की डिटरमिन होके आएगी. इसको फेदरिंग टेक्निक को कैसे अप्लाई करें ये और क्लियर हो जाएगा जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. नाउ कंपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हिरार्की. सेंट्रल कंपार्टमेंट
वो है जिसमें ड्रग हाईली परफ्यूज टिश्यूज़ है, रिसीव ड्रग मोस्ट रैपिडली। सेकेंड कंपार्टमेंट टिश्यू कंपार्टमेंट, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन टू लेस परफ्यूज टिश्यूज़। फिर डीप टिश्यू कंपार्टमेंट है, स्लोएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टू बोन्स एंड फैट्स एंड tightly bound to sites. Drug distribution follow a hierarchical pattern based on tissue perfusion rate. ठीक है ना, यानी हेरार्किकल पैटर्न कि जहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन ब्लड परफ्यूजन ज़्यादा है वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद जहाँ कम है तो फिर वहाँ सेकंड कंपार्टमेंट टिश्यू कंपार्टमेंट वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी और सबसे कम डीप टिश्यू में होगी क्योंकि वहाँ पे सबसे लेस परफ्यूज एरिया होता है। The central compartment comprising blood and highly perfused organs, तो central compartment blood और highly perfused organ है, receive drug immediately. फिर उसके बाद the tissue compartment follow the moderate rate of distribution, while the deep tissue compartment exhibits slowest uptake. क्यों? Representing poorly perfused area और site where drug bind tightly to the tissue component. तो ये एरिया ऐसा है जहाँ पे ड्रग जो होगी वो पुअरली परफ्यूज होगी क्योंकि ड्रग की जो ब्लड सप्लाई है वो पुअरली है, लेकिन बहरहाल यहाँ वो ड्रग पहुँचेंगी जो कि यहाँ के टिश्यू से टाइटली बाउंड हो सकती होंगी। मैथमेटिकल फाउंडेशन की बात करें या कोर इक्वेशन, द थ्री कंपार्टमेंट मॉडल यूज ए ट्राई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन टू डिस्क्राइब ड्रग कंसंट्रेशन ओवर टाइम, यानी तीन डिफरेंट कर्व बन रहे होंगे ट्राई एक्सपोनेंशियल। इसकी इक्वेशन जैसे मैंने बताया सी पी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस अल्फा टी, अगेन ए वाई इंटरसेप्ट, alpha distribution rate constant, by intercept, beta is the disposition rate constant, c intercept and gamma और yt, ठीक है, gamma t और yt जो कि बेसिकली जो है वो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। where a, b and c represents y intercept for central tissue, deep tissue and tissue compartment, and alpha, beta and gamma are first order rate constant for each respective compartment. Now alternative notations. Greek letter notation. Traditional pharmacokinetic notation use alpha, beta and gamma for rate constant. यानी ये इक्वेशन ट्रेडिशनल फार्माकोकाइनेटिक में यूज होगी। सी पी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस अल्फा टी प्लस बी एक्सपोनेंट माइनस बीटा टी प्लस सी एक्सपोनेंट माइनस गैमा टी। लेकिन लैम्डा नोटेशन स्टैटिस्टिकल लिटरेचर ऑफन एम्प्लॉयज ए लैम्डा साइन सबस्क्रिप्ट फॉर क्लैरिटी। सी पी इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंट माइनस लैम्डा वन टी plus b exponent minus lambda 2t and plus c exponent minus lambda 3 which is n compartment extension, यानी lambda notation extend naturally to any number of compartment, यानी अगर compartment 3 के बाद भी n नंबर तक compartment है तो वहाँ तक इसकी extension हो सकती है। बहरहाल जो भी है both notation systems are mathematically equivalent है and describe the same ट्राई एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। ये ले लें या ये इक्वेशन ले लें, दोनों ट्राई एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। द चॉइस बिटवीन दैम ऑफन डिपेंड ऑन द फील्ड ऑफ स्टडी एंड पब्लिकेशन स्टैंडर्ड। तो आप इससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कंपार्टमेंट्स को या इससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन रेट कांस्टेंट को, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है और या फिर आप पब्लिकेशन के लिए जा रहे हैं तो जर्नल की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो इस यूनिट में चाहता है कि आप इनको रिप्रेजेंट करें या फिर लैम्डा की नोटेशन में चाहता है। नाउ पैरामीटर डिटर्मिनेशन, मेथड ऑफ रेजिडुअल। अगेन वही जैसे मैंने आपको बताया था कि इस ग्राफ पर 2 दफ़ा रेजिडुअल मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक दफ़ा ये फर्स्ट टाइम, जिसके बाद फिर एक ये ग्राफ बनेगा, ये भी बाई एक्सपोनेंशियल होगा जिससे बी और बीटा और बी मालूम होगा। फिर उसके बाद एक सीधी लाइन आएगी वन कंपार्टमेंट की तरफ से जिसमें से ये ए होगा और इस पर अल्फ़ा मालूम होगा। तो इस पर 2 दफ़ा मेथड ऑफ रेजिडुअल अप्लाई किया जाएगा। So a graphical approach that involves plotting plasma concentration data on semi-log paper and systematically peeling away exponential terms, and this technique allow visual identification of each compartment's contribution to the overall concentration time profile. तो इससे मेथड ऑफ रेजिडुअल से हर कंपार्टमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन में वो निकल कर आ जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस, मॉडर्न कंप्यूटेशनल मेथड्स आर यूज non-linear regression algorithm to simultaneously fit all parameters। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं हम। दिस अप्रोच इज़ मोर एक्यूरेट, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगी और एफिशिएंट होगी देन द मैनुअल ग्राफिकल मेथड, यानी जो आप हाथ से ग्राफिकल मेथड पे अप्लाई करेंगे, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स विद सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स भी है और डेटा की वेरिएबिलिटी भी ज़्यादा है। नाउ एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के integrate contribution from all 3 compartments
रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल ड्रग रिमूवल फ्रॉम द सिस्टम। जो K जो है वो ओवरऑल ड्रग एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा हमने पहले भी बात की थी। दिस पैरामीटर इज क्रूशियल फॉर डिटरमाइनिंग डोज इंटरवल एंड प्रिडिक्टिंग स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट K मालूम करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम डोजिंग इंटरवल भी मालूम कर सकें और ये भी मालूम कर सकें कि ये जो ड्रग हम दे रहे हैं इसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन क्या। इसको K को मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए वही ग्राफ से हमने जो ABC मालूम की है वो मालूम होने चाहिए, अल्फ़ा बीटा गैमा जो कांस्टेंट मालूम की है वो होने चाहिए। तो ये सब हमने मालूम किए हुए होंगे, A प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में रख के, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गैमा, इधर A इंटू बीटा इंटू गैमा प्लस B इंटू अल्फ़ा इंटू गैमा प्लस C इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इससे मुझे K यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। The numerator represents the product of all rate constant weighted by total concentration, while the denominator accounts for cross-compartmental interaction. This complex relationship ensures accurate prediction of drug elimination regardless of drug distribution pattern. तो ये इक्वेशन हमें इस तरीके से हेल्प आउट कर रही होगी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को मालूम करने के लिए 3 कंपार्टमेंट मॉडल है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वॉल्यूम ऑफ द सेंट्रल कंपार्टमेंट, वीपी कैलकुलेशन, इसके ये फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल कंपार्टमेंट इन प्लाज्मा इज इक्वल टू डी नॉट, यानी जो डोज दी है A प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, यानी तीनों कंपार्टमेंट का जो अपने ग्राफ से निकाला हुआ है A B और C Y इंटरसेप्ट जो है वो उसकी वैल्यू। द वॉल्यूम ऑफ द सेंट्रल कंपार्टमेंट VP इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द इनिशियल डोज डी नॉट बाय द सम ऑफ ऑल Y इंटरसेप्ट A B C, तीनों का सम। दिस रिप्रेजेंट्स द अपेरेंट वॉल्यूम इनटू विच द ड्रग इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हमें मालूम होगा कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इनिशियली सेंट्रल कंपार्टमेंट में अचीव हुआ है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, VP इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग द लोडिंग डोज एंड अंडरस्टैंडिंग इनिशियल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। VP की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये लोडिंग डोज यानी जिससे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन फ़ौरन अचीव होती है वो मालूम करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा इनिशियल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी फॉरन IV इंजेक्शन के बाद वो भी ये बता रही होगी। ए लार्ज VP इंडिकेट एक्सटेंसिव टिश्यू बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, वाइल ए स्मॉलर वैल्यू सजेस्ट द ड्रग रिमेन्स प्राइमरीली इन प्लाज्मा। ठीक है, तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी तो ड्रग रिमेन्स प्राइमरीली इन प्लाज्मा, और लार्ज VP इंडिकेट्स एक्सटेंसिव टिश्यू बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि स्मॉलर वैल्यू सजेस्ट द ड्रग रिमेनिंग और प्राइमरीली इन प्लाज्मा। नाउ एरिया अंडर द कर्व, अगर हम एरिया अंडर द कर्व की बात करें AUC फार्मूला, तो AUC मालूम करने का एक तो इसका तरीक़ेकार जो होगा वो ट्रेपेज़ोइडल मेथड होगा, दूसरा ये वाला मेथड है डायरेक्ट मेथड। A अपॉन AUC इज इक्वल टू A अपॉन अल्फ़ा प्लस B अपॉन गैमा प्लस B अपॉन बीटा प्लस C अपॉन गैमा। तो ये पैरामीटर भी हमने ग्राफ से मालूम किए हुए, और अल्फ़ा बीटा गैमा भी रेट कांस्टेंट हमने ग्राफ से मालूम किए। तो इससे हमें एरिया अंडर द कर्व मालूम हो जाएगा उस ड्रग का जो कि ट्राईफेजिक है, यानी 3 कंपार्टमेंट मॉडल को फॉलो कर रही है। द एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल ड्रग एक्सपोजर एंड इज कैलकुलेटेड बाय समिंग द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच कंपार्टमेंट। ठीक है, क्लिनिकल एप्लीकेशन इसकी क्या है? AUC इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग द बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस। AUC से हम ना सिर्फ ये कि बायोअवेलेबिलिटी मालूम कर सकते हैं टोटल ड्रग की, कि टोटल बायोअवेलेबल ड्रग कितनी है, बल्कि अगर 2 ड्रग हैं तो उनके दरमियान बायोअवेलेबिलिटी सिमिलर है या सिमिलर नहीं है, यानी बायोइक्विवेलेंस, उसको चेक कर सकते हैं। इट डायरेक्टली को रिलेट्स विद द टोटल ड्रग एक्सपोजर, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि टोटल ड्रग एक्सपोजर बॉडी में कितना है, एंड इज़ यूज टू एडजस्ट द डोजेस, तो इसको यूज़ किया जा सकता है डोज एडजस्टमेंट के लिए इन पेशेंट्स विद ऑल्टर्ड फार्माकोकाइनेटिक। अगर बॉडी में फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर किसी डिजीज़ की वजह से या किसी और रीजंस की वजह से चेंज हो रहे हैं, तो फिर ये हमें हेल्प आउट करेंगे कि हम इसकी डोजिंग एडजस्टमेंट इस पेशेंट में कैसे करें। इफ़ यू टॉक अबाउट द मॉडल विजुअलाइजेशन, ये हुआ सेंट्रल कंपार्टमेंट विच इज़ प्राइमरी हब विद एलिमिनेशन, 3 कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल, deep tissue compartment, slow reversible distribution and tissue compartment, shallow reversible distribution। तो ये central compartment compartment 1 हुआ, ये हुआ compartment tissue which is tissue compartment, ये हुआ deep tissue compartment and again ये 3 compartment में वही distribution होगी based upon the blood flow यानी perfusion model जो हम apply कर रहे हैं। The 3 compartment open model is illustrate drug flow between compartments with bidirectional arrow
इंडिकेटिंग रिवर्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा था कि 3 कंपार्टमेंट में ड्रग जो होगी सेंट्रल कंपार्टमेंट से टिश्यू कंपार्टमेंट और डीप टिश्यू कंपार्टमेंट दोनों में जा रही है और फिर वापस भी सेंट्रल कंपार्टमेंट में आ रही है। इसी वजह से इसको बाई डायरेक्शनल एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। द सेंट्रल कंपार्टमेंट सर्व एज द हब, वो एक हब है, सेंट्रल हब है। वे ड्रग एलिमिनेशन, क्योंकि वहीं से एलिमिनेशन होगी, क्योंकि मेजर एलिमिनेटिंग ऑर्गन which is kidney and lung are available in the central compartment. Rate constant govern the speed of transfer between compartment, while the open designation indicate drug can eliminate from the system. और जो इसमें जो आपस में ड्रग का जो मूवमेंट है इन कंपार्टमेंट में, इंटर कंपार्टमेंटल मूवमेंट जो है वो उनके अपने रेट कांस्टेंट है, लाइक K12 फिर K21, इसी तरीके से यहाँ से K13 और फिर K31 और फिर यहीं से K10 या K के ज़रिए जो कि सेंट्रल कंपार्टमेंट से एलिमिनेट हो रही है। द विजुअल रिप्रेजेंटेशन हेल्प्स क्लिनिशियंस एंड रिसर्चर्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न एंड प्रिडिक्ट ड्रग बिहेवियर अंडर वेरियस फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ये जो विजुअलाइजेशन है, मॉडल विजुअलाइजेशन, ये क्लिनिशियंस को या रिसर्चर्स को हेल्प करती है कि जो 3 कंपार्टमेंट एक कॉम्प्लेक्स मॉडल है, इसमें ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या होगा, उसी की बेस पे ड्रग का जो बिहेवियर है उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है अंडर वेरियस physiological condition. So key parameter summary: rate constant alpha, beta and gamma, which is also represented by lambda 1, lambda 2, lambda 3, describe distribution and elimination rate. A, B, C, which are y-intercepts, represents initial concentration for each compartment. Volume VP quantifies the apparent volume of distribution of central compartment. Exposure, which is drug exposure in the body. AUC measure total drug exposure over time. Elimination, which is calculated by K, represents the overall elimination rate. जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इसको इस इक्वेशन से मालूम किया जा सकता है कि बस हमें ग्राफ से ये हम निकाल लें कि ए इंटरसेप्ट, बी इंटरसेप्ट, सी इंटरसेप्ट और ये जो स्लोप है, अल्फा स्लोप, बीटा स्लोप और गैमा स्लोप। तो अगर हमें ये पैरामीटर मालूम है तो फिर हम ये के मालूम कर सकते हैं। दी 5 पैरामीटर्स कैटेगरीज वर्क टुगेदर, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो वर्क टुगेदर करते हैं टू फुली कैटेगराइज और कैरेक्टराइज ड्रग बिहेवियर इन 3 कंपार्टमेंट मॉडल, इनेबलिंग प्रिसाइज फार्माकोकाइनेटिक प्रिडिक्शन। यानी अगर हमें ये पैरामीटर क्लियरली मालूम हो तो फिर हम फार्माकोकाइनेटिक प्रिडिक्शन प्रिसाइजली कर सकते हैं एंड ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक डोजिंग स्ट्रेटजीज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी मालूम कर सकते हैं किसी पेशेंट के लिए कि इसके लिए सबसे बेस्ट डोजिंग स्ट्रेटजी इस ड्रग की क्या होगी। इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।